तो अक्टूबर नवंबर विंटर का पेपर है, विंटर 22 और 13 वेरिएंट है। 18 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी शोड ए बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स of 1,70,000 at the year end. The following information was then discovered. An irrecoverable debt of 25,000 should have been written off. An ordinary share dividend 30,000 have been paid but not recorded. Our closing inventory was undervalued by 15,000. कहते हैं जी, what was the correct balance of retained earnings at the year end? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली एंट्री जो आपको बताई गई है वो बैड डेट्स की एंट्री है। फिर ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड आप पे कर रहे हैं 30,000 का, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यू की है आपने 15,000 और रिटेन्ड अर्निंग्स 170,000 की आपको दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी हैं 1,70,000। इसमें से जो बैड डेट्स है बेटा वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 25,000 का। फिर ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30,000 का। जी बैड डेट्स एक्सपेंस है ना, तो वो भी रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा, और डिविडेंड जब आप पे करते हैं तो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में वो भी रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो डेबिट हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। और अमाउंट कितनी है, 15,000। 15,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है, यानी एक्सपेंस आपका कम हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट इसमें से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 15,000 आप ऐड कर दें तो सॉल्व कर लेते हैं। 1,70,000 माइनस 25,000 माइनस 30,000 प्लस 15,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,30,000। उसी आंसर है आपका 1,30,000 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग एक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया है, ये हमने कल भी किया था, मुझे याद है। टोटल जो आपकी कंपनी का आएगा, जो इक्विटी आपकी आएगी वो आपकी आती है 1,95,000। बोनस शेयर्स का बेटा इक्विटी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बोनस शेयर रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे माइनस कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो ट्रांसफर हो जाएगा आपका रिटेन्ड अर्निंग किसमें, शेयर कैपिटल में। तो बोनस इशू का रिटेन्ड अर्निंग्स सॉरी इक्विटी की टोटल पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। शेयर होल्डर इक्विटी विल रिमेन द सेम। राइट शेयर का फर्क आएगा 50,000 इंटू 1.25। 50,000 से आपके जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ जाएंगे, और 12,500 से आपकी शेयर प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, तो टोटल इक्विटी 62,500 से बढ़ जाएगी। फिर ट्रांसफर 25,000 टू क्रिएट ए जनरल रिजर्व, ये आपके रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएंगे, जनरल रिजर्व में बढ़ जाएंगे। इसका भी टोटल इक्विटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इक्विटी विल रिमेन द सेम। अब डिविडेंड आप पे कर देंगे 11,250, तो वो डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो 195,000 बोनस शेयर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस 62,500 या प्लस 50,000 प्लस 12,500 प्रीमियम, और माइनस 11,250 जो डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। और प्रॉफिट आप उसमें ऐड कर देंगे, यानी 195,000 प्लस प्रॉफिट 68,500, और प्लस राइट शेयर जो है 62,500, और माइनस डिविडेंड 11,250, तो 314,750 बी आपका आंसर आएगा। 314,750 बी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और याद रखिएगा कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व उसका इफेक्ट भी नहीं आया, और बोनस शेयर का इफेक्ट भी नहीं आया, क्योंकि उससे जी। तो मैंने बताया था कि थोड़ा सा नेट का इशू है आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये हो गया हमारा 314,750। नेक्स्ट कहता है जी, बिजनेस बाइज गुड्स फॉर रीसेल पेइंग बाय चेक रादर देन बाइंग ऑन क्रेडिट, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द करंट रेशियो एंड द लिक्विड रेशियो।
इंस्टा पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया कि कौन कौन से सवाल किस तरीके से आएंगे, तो आप देख सकते हैं, मैंने भेजा भी है आपको। अगर वो नहीं ओपन हो रहा तो इंस्टा पे जाके देख लें। अच्छा, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने चीजें खरीदी हैं, गुड्स फॉर रीसेल पेइंग बाय चेक। इसका मतलब है इन्वेंट्री जो है वो आपकी इंक्रीज कर गई है और बैंक आपका डिक्रीज कर गया। इन्वेंट्री जब इंक्रीज करेगी तो करंट रेशियो पर तो नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि जितनी अमाउंट से आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज की है उतनी ही अमाउंट से आपका बैंक भी डिक्रीज कर जाएगा। करंट एसेट्स विल रिमेन द सेम, राइट, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन लिक्विड रेशियो जो है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। कैसे? क्योंकि बैंक तो आपका इन्वेंट्री खरीदने की वजह से डिक्रीज करेगा, लेकिन इन्वेंट्री जो आपने परचेज की है वो भी आपके करंट एसेट्स में से बेसिकली क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी शामिल नहीं होती ना इन्वेंट्री, तो बैंक आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो लिक्विड रेशियो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो सी आंसर है, यानी नो चेंज, सी नो चेंज, और फिर लिक्विड रेशियो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, व्हाट इज द नॉन करंट एसेट टर्नओवर इन टाइम्स। 4 लाख में से 2,80,000 माइनस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन, तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। सेल्स ओवर नॉन करंट एसेट्स 9,80,000, तो आप डिवाइड कर देंगे इससे 1,20,000 से सेल्स ओवर नॉन करंट एसेट, तो ये आपका आंसर जो है 8.17 आ जाएगा। डी इज गोइंग टू बी द आंसर, 8.17। आगे देखते हैं जी। कॉस्ट अकाउंटेंट इज कैलकुलेटिंग द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर कंपनी व्हिच मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, which row will give the correct total of production overheads। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कौन सी रो है जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल आपको बताएगी। थोड़ा डिफरेंट है सवाल। तो सबसे पहले है जी वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर, यस, ये आएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर। वेजेस ऑफ असेंबली वर्कर्स, यस, ये भी आएंगे। सुपरवाइजरी सैलरीज जो हैं ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड में आएंगे, बिल्कुल। वेजेस ऑफ फैक्ट्री मेंटेनेंस वर्कर्स, ठीक है जी, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर आएंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री क्लीनिंग मटेरियल, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा जी। तो कोई बच्चा भी अगर आंसर इसका बताना चाहे तो बताएं मुझे। अच्छा, बात ये है कि वो ये पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बाकी सारे ओवरहेड्स आते हैं आप, ठीक है जी। तो इसके अंदर वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वेजेस ऑफ असेंबली वर्कर्स जो है आपको देनी है, wages वो आएंगी आप, ठीक है जी, लेकिन वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर नहीं आएंगे। तो इसका आंसर हमारा बनेगा बी, यानी वेजेस ऑफ असेंबली वर्कर्स, सुपरवाइजरी सैलरीज, फैक्ट्री मेंटेनेंस वर्कर और कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री क्लीनिंग मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड के सारे आइटम्स आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के सारे आइटम्स आएंगे, यानी जो भी फैक्ट्री ओवरहेड में चीजें काम कर रही हैं वो सब के सब आएंगी, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आपकी नहीं आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था ये। आपको पता है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल गोज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स पूछी है लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड पूछी है। जो चीज भी फैक्ट्री के अंदर खर्चा होता है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, लेकिन वो दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर जो है वो डायरेक्ट लेबर है, वो नहीं आएगी, वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। असेंबली वर्कर की वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड है, सुपरवाइजरी सैलरीज फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री मेंटेनेंस वर्कर वो भी फैक्ट्री के अंदर मेंटेनेंस वर्कर है तो वही फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, और फैक्ट्री क्लीनिंग मटीरियल भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो आपका आंसर जो है वो बी, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे देखते हैं जी। वर्कर्स आर पेड अ बेसिक रेट ऑफ 10 पर आवर, ओवर टाइम रेट इज पेड at time and a half, bonus is paid at a rate of 10% of basic pay if production exceeds its targets। इस दफा यानी लेबर के दो सवाल दे दिए उसने, दो ही हो गए ना, 22 भी लेबर का था थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से और 23 भी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए मंथ, टोटल आवर्स वर्कड दी हमें 1500, आवर्स एट बेसिक रेट जो है वो आपके 1000 है, और टारगेट प्रोडक्शन जो है वो 12,500 यूनिट्स है, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 15,000 यूनिट्स। व्हाट वाज द टोटल फैक्ट्री लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ। टोटल फैक्ट्री लेबर कॉस्ट वो कहता है कि वो कितनी होगी। तो उसने क्वेश्चन में बताया कि वर्कर्स आर पेड अ बेसिक रेट ऑफ 10 पर आवर, यानी 1000 आवर्स पर हमें बेसिक रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैं करता हूं कैलकुलेट आपके सामने। 1000 पर हमें बेसिक रेट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, यानी 10 के हिसाब से, तो कितने हो जाएंगे अमाउंट,
10,000 तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड ए हाफ। ओवर टाइम है ना, कितने आवर्स आपने एक्स्ट्रा काम किए बेटा, 500 आवर्स आपने एक्स्ट्रा काम किए, और उस पर आपको कितना मिलेगा, टाइम एंड हाफ, यानी 10 तो मिलेंगे, आधा और मिलेगा, यानी कि 1500, 15 के हिसाब से 500 आवर्स पर आपको पैसे दिए जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7500। बोनस इज पेड एट ए रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे इफ प्रोडक्शन एक्सीड्स इट्स टारगेट। अगर प्रोडक्शन अपने टारगेट से ज्यादा होगी, टारगेट प्रोडक्शन 12,500 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 15,000 है, तो आपको 10% ऑफ बेसिक पे मिलेगा एक्स्ट्रा। बेसिक रेट हमारा कितना है बेटा, $10 है, तो $10 का 10% बेटा कितना होगा, 1। 10 का 10% 1। तो कितने यूनिट्स आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं, यानी कितने यूनिट्स पर आपको बोनस मिलेगा, जो आप टारगेट टारगेट यूनिट से ज्यादा बना रहे हैं, प्रोडक्शन एक्सीड टारगेट, तो प्रोडक्शन हमारी 15,000 है, जबकि टारगेट 12,500 है, 2,500 यूनिट्स पर आपको $1 के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है वो पैसे सीव होंगे। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये आपका 20,000 आ रहा है मेरा ख्याल है, तो इसको जरा दोबारा एक दफा देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर मैं करना चाहूँ इसको, तो पेड बेसिक रेट ऑफ 10 पर आवर, तो आवर्स एट बेसिक रेट कितने हैं, 1,000 इंटू 10, ये आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक होगी जी बात। उसके बाद वो कहता है जी कि ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड ए हाफ। ओवर टाइम का मतलब है जितने आवर्स ऊपर ज्यादा काम किए उसने, वो टाइम एंड ए हाफ के हिसाब से पेमेंट होगी, यानी 10 तो मिलने ही मिलने आपको, 5 उस पर डॉलर्स आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और बोनस इज पेड एट ए रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे इफ प्रोडक्शन एक्सीड्स इट्स टारगेट, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन जब एक्सीड्स करेगी टारगेट से, तो 10% ऑफ बेसिक पे जो है वो आपको मिलेगा टारगेट से ज्यादा। तो अब 2,500 यूनिट जो है वो हम बना रहे हैं टारगेट से ज्यादा, ठीक है जी। और 10% ऑफ बेसिक पे हमारा बनता है 10 है ना, तो 10 का 10% तो 1 ही आता है। तो ये अमाउंट हमारी कितनी बननी चाहिए आपसे मुझे, ठीक है जी। तो 10% ऑफ बेसिक पे का मतलब ये है कि आपने जो बेसिक पे का टोटल है 10,000, यानी ये बेसिक पे है, इसका 10% आप लेंगे, 1,000 आ जाएगा, वो आपको एडिशनल बोनस मिल रहा है, तो टोटल आपका 18,500 आपका आंसर निकल आएगा। आगे चलते हैं। Why are service department cost transfer to production department so that both, यार ये फिर प्रॉब्लम हो गई,